वो व्यक्ति जो कभी न्यायाधीश को कानून का रास्ता बताता था, अपने वकील का फर्ज पूरा करता था, उसी व्यक्ति का बेटा आज कानून के शिकंजे में कुछ ऐसा फंसा कि उसे अपने गुनाहों की कैद से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की, जो इस समय भारत की जेल में बंद है। हालांकि उसे पुर्तगाल की सरकार का कवच तो मिला हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अबू सलेम यहाँ तक पहुँचा कैसे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। हम लेकर आए हैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन की अनसुनी कहानी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहने वाले वकील अब्दुल कयूम अंसारी के परिवार में 3 बेटे और 4 बेटियां थी। वकील होने के नाते उन्हें आसपास के जिलों में केस लड़ने के लिए जाना पड़ता था। एक बार ऐसे ही एक केस के सिलसिले में वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अबू सलेम के परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। घर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत के बाद परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। किसी तरीके से अबू सलेम की माँ बच्चों के लिए खाने पीने का जुगाड़ किया करती थी। ऐसी सिचुएशन में अबू सलेम के चाचा ने इसे पाल पोस के बड़ा किया। अबू सलेम बड़े थोड़े समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अंडरवर्ल्ड में जाकर डॉन बनना पड़ेगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। अबू सलेम जब होश संभालने लायक हुआ तो वो आजमगढ़ से निकलकर दिल्ली चला आया, जहां उसने कुछ समय तक बाइक रिपेयरिंग पर काम किया। पर यह धंधा उसे रास नहीं आया। उसे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इस काम में जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन पैसा कभी नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए उसने माया नगरी मुंबई का रास्ता पकड़ा और सीधा मुंबई आ गया। जिस समय अबू सलेम दिल्ली से मुंबई आया, उस समय मुंबई में दाऊद इब्राहिम का अच्छा खासा बोलबाला था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। अबू सलेम उस समय जोगेश्वरी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक शॉप में बेल्ट और इस तरीके की चीजें बेचा करता था। यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े ऐसे लोगों का आना जाना रहता था जो अवैध वसूली, मारपीट और गुंडागर्दी किया करते थे। धीरे धीरे अबू सलेम भी इन लोगों के संपर्क में आने लगा। ये वही दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही थी। इस लाइन में आने वाले हर नौजवान का सपना दाऊद इब्राहिम की तरह सक्सेस हासिल करना था। हर कोई भाई बनना चाहता था। उस दौर में दाऊद इब्राहिम के लड़के सरेआम आम लोगों के साथ गुंडागर्दी करते, अवैध वसूली करते, मारपीट करते और कोई भी उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। यह समय साल 1989 से 1990 के बीच का था। आगे चलकर अबू सलेम भी उनके साथ काम करने लगा। वो दिन के वक्त दुकान में बैठा करता था और रात के वक्त भाईगिरी किया करता था। इन लोगों के बीच रहकर अबू सलेम भी अब इसी लाइन में काम करते हुए मुंबई का डॉन बनने का सपना देखने लगा। इस लाइन में जितना खतरा था उतना ही पावर और पैसा भी। यही वजह थी कि 22 से 23 साल की उम्र में अबू सलेम ने इस लाइन को अपने लिए चुन लिया। लेकिन इस लाइन में अबू सलेम की तरक्की तब हुई जब वो दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया, क्योंकि अनीस इब्राहिम के जरिए उसने सोने की तस्करी की शुरुआत की। आगे चलकर वो सोने की तस्करी के काम में इतना माहिर हो गया कि इस काम के सारे पैतरे वो आजमाने लगा। जब पैसा आया तो दिमाग में फितूर भी आने लगा। अब अबू सलेम फिल्मी दुनिया में हीरो बनने की इच्छा रखता था, इसीलिए उसने अपना पैसा लगाकर एक निर्मोही नाम की फिल्म की शुरुआत की। इस फिल्म के उसने 11 गाने रिकॉर्ड भी कराए, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं हो सकी। इस बीच समीना नाम की एक लड़की से अबू सलेम को मोहब्बत हो गई और मोहब्बत की ये कहानी शादी तक जा पहुंची। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। ये घटना साल 1993 की है, जब मुंबई का माहौल खराब था। बम विस्फोट के पहले संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को फोन किया कि उसे भी धमकियां मिल रही है, इसलिए उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक की जरूरत है। तब अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम से कहा कि जाकर के संजू को मशीन देकर आओ। ये पहला मौका था जब अबू सलेम पहली बार बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी के सामने जा रहा था। आगे चलकर बम धमाकों के बाद अबू सलेम का बयान रिकॉर्ड किया गया। उसने ये बताया कि संजय दत्त को देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि उसने संजय दत्त को कम से कम 3 बार गले लगाया। हालांकि संजय दत्त ने केवल एक ही गन अपने पास रखी और बाकी की तमाम बंदूकें वापस कर दी। आपको बता दें कि अभी तक अबू सलेम का संजय दत्त को बंदूक पहुंचाने के अलावा और कोई अपराध सामने नहीं आया। इसके बाद अबू सलेम दुबई चला गया और दुबई जाकर उसने अपने काम को और भी ज्यादा फैला दिया। वो अब दुबई में बैठकर लोगों को धमकियां दिया करता था और उनसे पैसा वसूला करता था। अबू सलेम का नाम सुर्खियों में सबसे ज्यादा तब आया
जब उसने फिल्म निर्माता और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। इसके बाद तो फिल्मी दुनिया के साथ साथ दूसरे हलकों में भी अबू सलेम की दहशत नजर आने लगी। अबू सलेम ने फिल्म निर्माता और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को भी धमकी दी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जब वो पार्टी में बुलाता तो किसी में भी उसे इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। कलाकार उसकी पार्टियों में पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, अब उसे वसूली करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद ब खुद तय समय से पहले ही उसके पास पैसा पहुंचा दिया करते थे। वो 90 के दशक का अंतिम समय था जब मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए एक्स्ट्रा एक्टिव नजर आ रही थी। उसने दाऊद इब्राहिम के कई शूटर्स को या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर छोटा राजन गिरोह के लोगों ने दाऊद के शूटर्स को मार दिया। लेकिन अबू सलेम का काम बराबर चल रहा था, क्योंकि अबू सलेम ने आजमगढ़ के कुछ बेरोजगार नौजवानों को अपने गिरोह में शामिल करवा दिया। आजमगढ़ के नौजवानों के अपराध करने का तरीका बड़ा ही शातिराना था। उन्हें जब टारगेट मिलता तो वो टारगेट को हिट करने के इरादे से मुंबई जाते और वारदात करके तत्काल वापस आजमगढ़ चले आते, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस के लिए भी उन लोगों को ट्रेस करके ट्रैप करना आसान नहीं था, क्योंकि इन नौजवानों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के पास मौजूद नहीं था। ऐसी सिचुएशन में अपराध करके भाग जाने वाले इन अपराधियों की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। इसी बीच अबू सलेम को दूसरी बार मोहब्बत हुई। इस बार उसने बॉलीवुड हीरोइन मोनिका बेदी से प्यार किया। मोनिका बेदी उस समय स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तो आपस के फासले खत्म हो गए और फिर आगे चलकर वो दुबई में एक साथ रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फर्जी पासपोर्ट हत्या, अवैध वसूली, धमकी देने के लगभग 60 मामले अबू सलेम के खिलाफ दर्ज है। इनमें फर्जी पासपोर्ट के मामले अबू सलेम पर भी साबित हो गए और इनमें उन्हें सजा भी हुई। उसके अलावा मुंबई पुलिस को 1993 के बम धमाके में भी अबू सलेम की तलाश थी, क्योंकि गोला बारूद सप्लाई करने के मामले में इसका नाम सामने आ रहा था। अबू सलेम भारत छोड़ चुका था और वो दुनिया के किस हिस्से में रह रहा था ये पता लगाना टेढ़ी खीर थी। लेकिन फिर भी भारतीय एजेंसियों ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और उसे उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल में ट्रैप कर लिया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2005 में अबू सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। लेकिन इस संधि के तहत तत्कालीन सरकार ने पुर्तगाल की सरकार को रिटर्न में ये आश्वासन दिया कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा तक ना तो जेल में रखा जा सकता है और ना ही उसे मौत की सजा दी जा सकती है। ऐसी कंडीशन में ये मानते हैं कि साल 2030 में अबू सलेम को रिहा करना भारत सरकार की मजबूरी हो जाएगी। हालांकि अभी उस पर कई मामलों में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में अबू सलेम के मामलों की सुनवाई कर रहे 2 जजों जस्टिस MS सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। न्यायपालिका और सरकार के बीच इस मामले को लेकर जो रस्साकस्सी चल रही है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन दिनों मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम 1993 के बम धमाके से लेकर 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की साजिश का भी आरोपी है। इसके अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है और फिलहाल ये जेल में रहकर ये उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।